ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो वापस से बोलता हूँ, जो केमिकल बॉन्डिंग हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट जस्ट अ केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज आईआईटी के लिए हम पढ़ेंगे, आईआईटी एडवांस या आईआईटी मेंस या कुछ लोग मेडिकल के लिए इसको पढ़ रहे होंगे। बट ये बात आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना कि जो टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे, जैसे कि सिंपल अगर हम बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो हमने हो सकता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसमें पढ़ी है, लेकिन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कहीं ज्यादा इसमें पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं सीखेंगे, हम बहुत सारे मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो देयर आर सेवरल थिंग्स, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें भी डिटेलिंग करेंगे। एक टॉपिक होता है जैसे बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ये सारे के सारे नॉर्मली टॉपिक ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, बट हम लोग इस टॉपिक को एक्चुअली पढ़ेंगे यहीं पर, क्योंकि दीज आर जस्ट अ टाइप ऑफ द बॉन्डिंग। इसी तरह से टॉपिक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह टॉपिक अपन बात कर लेते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा वेंडर वॉल फोर्सेस। ये जो टॉपिक्स होते हैं ये आप लोगों की बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन टॉपिक को रोका जाता है या रखा जाता है, बट हम लोग वहां नहीं बात करेंगे। हम जो इस टॉपिक की बात करेंगे वो कहां करने वाले हैं, इस जगह पर, क्योंकि ये सब एक ही तरह की बॉन्डिंग है। तो हम कई सारे चैप्टर्स स्पेसिफिकली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऑर्गेनिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सभी इस चैप्टर के दौरान कवर अप कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा बेस बनने वाला है। इस बेस को कंप्लीट होने के बाद ही हम फ्यूचर में सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत इजीली और बहुत परफेक्टली कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में पूरी सिंसियरिटी आप लोग दिखाएं। कहीं से भी इस टॉपिक में एक दिन भी रिवीजन की कमी रह गई, या ये मानते हुए कि हाँ हाँ चलो कर सर तो बोल रहे हैं तो सही होगा, ऐसा नहीं है। हमें अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, सारे सवाल बोलते जाने हैं, जो भी सवाल आपके दिमाग में आता है वो पूछते चलना है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इसी नाम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है केमिकल बॉन्डिंग। क्या सोचते हो क्या है ये केमिकल बॉन्डिंग? क्या लगता है आपको क्या है ये केमिकल बॉन्डिंग? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बॉन्ड क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे कि बॉन्ड क्या है? बोलिए, बोलो बेटा। सर वो अट्रैक्टिव फोर्स जो वेरियस एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ के रखती है। ओके, ये कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के रखने वाली जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उसको हम बॉन्ड कहते हैं। तो एक सवाल का जवाब अपन देते हैं। लेट्स से मैंने क्या किया, एक पेपर लिया, उस पर फेविकॉल लगा के दोनों को चिपका दिया। क्या आपको लगता है कि वो दोनों चिपक गए? तो क्या वो बनने वाला बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है या नहीं? मैंने एक आइस ली, दूसरी आइस ली, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, वो आइस उस आइस से चिपक गई, क्या वो एक केमिकल बॉन्ड बना? क्या अर्थ और सन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस है? क्या हम भी अर्थ से अट्रैक्ट हो रखे हैं? मैं इस जमीन पे चिपका हुआ हूं, तो क्या मेरे और अर्थ के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड है, या कोई बॉन्ड जो हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की वो है? क्या एक पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मैग्नेट एक नेगेटिव चार्ज, सॉरी मतलब एक नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एक साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, क्या वो एक केमिकल बॉन्ड है? क्या कोई भी पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो क्या ये केमिकल बॉन्ड है? तुम्हारे हिसाब से एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। तो क्या जो सवाल मैंने पूछा आप मुझे बता सकते हो कि क्या वो केमिकल बॉन्ड है या नहीं? ये तो केमिकल बॉन्ड नहीं है। तो मैं आपको कहीं ना कहीं इस केमिकल बॉन्ड की और एक मतलब एक ऐसी दुनिया में, या फिर अपन कह सकते हैं कैसे थॉट पर लेकर चल रहा हूं, जिससे हम केमिकल बॉन्ड की रिलेटिवली बेहतर जानकारी या बेहतर एक अप्रोच को पकड़ पाएंगे। अब आखिर ये बेटर अप्रोच क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इमेजिन करने की कोशिश करना, केमिकल बॉन्ड एक्चुअली जैसे अपन बोले कि देयर आर सेवरल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि किसी दो चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, एंड दीज आर नोन एज बॉन्ड बट दे आर नॉट नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है? एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज, दैट इज अ बॉन्ड। दैट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट कैन बी मैग्नेटिक, दैट कैन बी ग्रेविटेशनल, दैट कैन बी इमोशनल। हम साथ में इस समय जुड़ के बैठे हैं, दैट कैन बी इमोशनल। तो बॉन्ड कैन बी एनीथिंग, बट केमिकल बॉन्ड क्या होना चाहिए? इस बात का आंसर मुझे 9th क्लास की एनसीईआरटी में से मिला।
वहां पर केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन दे रखी थी और उसमें बोल रखा था कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। उस डेफिनेशन को रीथिंक करने के बाद मुझे केमिकल बॉन्ड की एक नई डेफिनेशन मिली। Chemical bond is a force of attraction which when formed or when broken must change the chemical properties. For example, मेरे पास एग्जाम्पल ले लेता हूं, HCl मॉलिक्यूल है। HCl जो मॉलिक्यूल है अगर मैं उसको तोड़ूंगा तो H और Cl बनेगा, या मैं उल्टा सोचूं कि मेरे पास एक H है और एक Cl है, मैंने उनको जोड़कर HCl बनाया। इस प्रोसेस के पहले और इस प्रोसेस के बाद में प्रॉपर्टीज में बदलाव आ गए। H एटम मेरे पास है, Cl एटम मेरे पास है, मैंने दोनों को जोड़ दिया। H की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, Cl की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जुड़ने के बाद जो HCl बना, क्या उसकी प्रॉपर्टी ना तो H से मैच करती है ना Cl से मैच करती है, तो दैट इज अ चेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दैट इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। वो क्या कहलाना चाहिए? केमिकल बॉन्ड। तो सिंपल डेफिनेशन मैंने यहां लिख रखी है। बॉन्ड क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between two entities which may be microscopic or macroscopic, and the force of attraction may be electrostatic, magnetic, gravitational, emotional, etc. कोई भी दो चीजों के फोर्स, जो भी हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास अट्रैक्शन फोर्स है और मैंने अर्थ और मून के बीच के फोर्स की बात करी, या मैंने बात करी अर्थ और कोई भी बॉडी, जैसे कि हमने हमारी बात करी, कोई भी बॉडी की बात करी, हमने लिख दिया हम मतलब हम सब, इसकी बात करी। हमने यहां पर इसी तरह से बात करी जैसे कि अर्थ का अट्रैक्शन हम लोग सन के साथ ले रहे हैं, तो सन के साथ जो भी अट्रैक्शन ले रहे हैं, क्या ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? मैंने कहा कि मेरे पास एक नॉर्थ और एक साउथ है, मैग्नेट है, दोनों के दोनों, इनके बीच में इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दे कैन बी नोन एज बॉन्ड बट दे आर नॉट केमिकल बॉन्ड्स। इसी तरह से मेरे पास एक प्लेट है, हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर चार्ज प्लेट है और उस पे चार्जेस हैं पॉजिटिव, और वैसे ही मेरे पास एक और चार्ज प्लेट है, उस पे चार्ज है नेगेटिव। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट कैन बी अ बॉन्ड बट दैट कैन नॉट बी अ केमिकल बॉन्ड। तो ये सब केमिकल बॉन्ड नहीं है। केमिकल बॉन्ड तभी होंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी। तो वही चीज मैं दोबारा बोलता हूं, अगर मेरे पास एक आइस का पीस है, लेट्स से दिस इज आइस पीस, ये कोई आइस का पीस है, और मैंने इस आइस पीस के जैसा एक और आइस पीस यहां पर रख दिया, लेट्स से एक और मैंने यहां पर आइस पीस को रख दिया। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? चलो बना देते हैं एक और पीस। ये दो आइस पीसेस हैं और मैंने क्या किया, इस आइस पीस को यहां से उठाया और उठाकर इसके ऊपर मैंने पेस्ट करने की सोची। कुछ तो आज गड़बड़ हो रही है। तो इन दोनों आइस पीसेस के बीच में, इसमें और इस आइस पीस के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इनफैक्ट ऐसी कंडीशन में ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं आ रहा है तो दीज आर नॉट केमिकल बॉन्ड। तो मैंने आपकी डेफिनेशन जो मैंने अभी बोली थी वो यहां लिख दी। It is a strong force of attraction acting within or between the chemical species which when formed or when broken must change the chemical properties of the species। वो क्या बदल देनी चाहिए? chemical properties of the species बदल देनी चाहिए। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? वो क्या बदल देनी चाहिए?
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीशीज बदलनी चाहिए, जब वो बने और जब वो टूटे। एग्जाम्पल आप लोगों के बिल्कुल क्लियर सामने है, क्या क्या एग्जाम्पल है देख सकते हैं। H है, Cl के साथ जुड़ रहा है और HCl बना रहा है, तो HCl की जो प्रॉपर्टीज है ना वो H से मैच करती है ना Cl से मैच करती है। वैसे एक Cl है, एक Cl के साथ जुड़ के Cl2 बना रहा है, तो ये जो Cl2 मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है ना Cl और इस Cl से मैच नहीं करती है। वैसे अगर मेरे पास एक सोडियम है, मैंने उसको क्लोरीन के साथ जोड़ दिया और NaCl बना लिया, तो NaCl की प्रॉपर्टी ना तो Na से मैच करती है ना Cl से मैच करती है, तो इनके बीच में बनने वाले जो बॉन्ड है दैट इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो वापस से बोलता हूं, केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो जब बनेंगे और जब वो टूटेंगे क्या चेंज होनी चाहिए? केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होनी चाहिए। कैसे चेंज होनी चाहिए? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन जब एक वाटर को हमने जोड़ा, जैसे कि हमारे पास एक वाटर है, मान लेते हैं इस कंटेनर में पानी भरा है और हमने इसमें और वाटर डाल दिया। जब हमने इसमें और वाटर डाल दिया तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा है। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा है तो दिस इज नॉट नोन एज, इसको हम क्या नहीं कह सकते हैं? दिस इज नॉट नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। आगे जाके हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तब इसके बारे में और बेहतर लगेगा कि आखिर इस वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आखिर उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को केमिकल बॉन्ड कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। कि यहां तक जो मैंने बताया, क्या आप में से सभी बच्चों को समझ में आ गया? कोई डाउट? चलें आगे। हाँ बेटा बोल। ये कॉपी नहीं करना है? नहीं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, ये तो समझ में आ गया। केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं? तो उसके लिए पुराने जो साइंटिस्ट हैं लुईस ऑक्टेट थ्योरी देकर गए। उनके हिसाब से एक एटम का जो मोटिव होता है किसी भी बॉन्ड को बनाने का, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट का फॉलो करना होता है। कि अगर ऑक्टेट फॉलो हुआ तो बढ़िया है, अगर ऑक्टेट फॉलो नहीं हुआ इसका मतलब केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्योंकि जितने भी एग्जांपल्स हम देखते हैं उस एग्जाम्पल का जो एक्सटेंट है वो ऑक्टेट तक होता है। मेरी इस स्टेटमेंट में बहुत बड़ी बात छुपी है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि क्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले सकता है पर वो लेता नहीं, क्योंकि अब अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो खर्चा इतना होगा कि वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो लेकिन देता नहीं, क्योंकि सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन लूज करने में उसको खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये कहा जाता है कि ऑक्टेट अचीव करने तक वो इलेक्ट्रॉन दे और ले लेता है, लेकिन ऑक्टेट के बाद में इलेक्ट्रॉन देना और लेना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और उस कारण से हम ये देखते हैं कि गाड़ी आके ऑक्टेट पर रुक गई। बट इससे क्लियर होता है कि ऑक्टेट फॉलो करना उसका मोटिव नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पीरियोडिक में भी पढ़ाया, अभी लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने आपको 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशन बताए थे। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज ऑक्टेट, कुछ ही एलिमेंट से एस ब्लॉक के एल्यूमिनियम +3 यही ऑक्टेट को फॉलो कर रहे थे। उसके अलावा आपको स्यूडो नोबल गैस बताया, उसके अलावा मैंने आपको नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बताया, और मैंने उसके अलावा आपको अदर्स कॉन्फ़िगरेशन बताया। ये सभी मेटल कैटायन के कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताए, और हमने क्या देखा कि मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक आर नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट थ्योरी। जैसे FeCl2 में आयरन कोई ऑक्टेट को फॉलो थोड़ी कर रहा है, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है ना, मजे से एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉलो द ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट अचीव करना इज नॉट द मोटिव, ऑक्टेव अचीवमेंट इज व्हाट वी कैन से इज कॉमन। अधिकतर एलिमेंट ऑक्टेट अचीव करके रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, पर ऑक्टेट अचीव करना उनका मोटिव नहीं था। तो ऑक्टेव अचीव करना मैंडेटरी नहीं है, बट ऑक्टेट अचीव करना कॉमन है, जनरली देखा जाता है। बात समझ में आ गई? जो चीज जनरली देखी जाती है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वही वो बनना चाहता था। क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्योंकि अब आज से पहले जो हमारी क्लासेस हुई हैं, छोटी क्लासेस, उन छोटी क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं कि देखो बेटा NaCl की बात करते हैं, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और 288 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और देखो बेटा क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अचीव करा और उसका भी कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो दोनों ही केसेस में हमने ये सीख लिया कि भैया इलेक्ट्रॉन लूज करके और गेन करके ऑक्टेट फॉलो हो गया, इसीलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। लेकिन अभी मैंने आपको इसके जस्ट पहले जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाया था तो सिखाया कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके खुश नहीं है, दुखी है। क्यों? अरे आयनाइजेशन एनर्जी का खर्चा किया है आपने।
तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि क्लोरीन उसके सामने उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवाता है। पॉइंट नंबर 2 कि जब आगे जाके Na+ और Cl- लैटिस बनाते हैं तब ऐसी कंडीशन के अंदर वो स्टेबिलिटी कंपनसेट कर लेती है। यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भिड़ते ही लुईस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ाई नहीं, आपको पढ़ाने से पहले इसकी बुराई कर दी, इसीलिए क्योंकि आप लोगों में से 99% बच्चे जो कि 8th 9th 10th या छोटी क्लासेस के अंदर ऑक्टेट थ्योरी जानते हैं, तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाऊंगा तो सही पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले आपको वो फेक इंप्रेशन को मुझे हटाना था कि आप लोगों को लुईस ऑक्टेट थ्योरी भगवान लगती है, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज फॉर द अचीवमेंट ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी। और मेरी हेडिंग यही है, मुझे आपको समझाना है कि रीजन फॉर द केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म, आखिर केमिकल बॉन्ड बना क्यों। आप लोगों को लगता है लुईस, इसीलिए मैंने बोला और मैंने समझाया कि लुईस अकेला रीजन नहीं है। अगली जो चीज आती है वो आती है लोअरिंग ऑफ एनर्जी थ्योरी, दैट इज क्वांटम थ्योरी। नाम क्वांटम होने से डर नहीं लगता है। क्वांटम वर्ड का मतलब होता है एनर्जी का पैकेट। एनीथिंग इन दिस नेचर इज ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी चेंजेस। और यही चीज मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप दुनिया में कोई भी, ये पेन है मैंने इसको छोड़ दिया नीचे गिर गया, क्यों गिर गया? बिकॉज ये लोअर एनर्जी पे जाना चाहेगा। तो क्यों ना केमिकल बॉन्ड भी इसी थ्योरी के हिसाब से समझाया जाए कि दुनिया में कोई भी केमिकल बॉन्ड जो बना है वो किस बेसिस पे बना है, दैट इज फॉर द अचीवमेंट ऑफ व्हाट, for the achievement of more stability, for the achievement of more stability, achievement of stability is the main motive, ना कि octet achievement is the motive। क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्टेबिलिटी और ऑक्टेट डिफरेंट है। अब लुईस की थ्योरी क्या कहती है वो जरा बोर्ड पर ध्यान से सीखते हैं। लुईस ऑक्टेट थ्योरी मैं अपने आप बोल देता हूं, फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना दूंगा, पहले समझने की कोशिश करना। पीछे वाले पेज पे चलते नहीं तो आप उसको देखते रहोगे। लुईस ऑक्टेट थ्योरी का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है, वो ऐसा कहना चाहते हैं जैसे हीरो कौन, आपको लगता है अरे यार ये बंदा सही है यार, मेरे को बड़े होके इसके जैसा ही बनना है, दैट्स समथिंग आइडियल। तो एग्जैक्टली यही चीज लुईस ने कही कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव एंड नो रिएक्टिव, उसके हिसाब से वो रिएक्शन नहीं करती हैं। तो दुनिया में हर एक एलिमेंट उनके जैसा बनना चाहता है। अगर नोबल गैसेस की बात करें तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6, दैट मींस टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास में। तो दुनिया का हर एक एलिमेंट वही 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करना चाहता है, सो कॉल्ड ऑक्टेट। ऑफ कोर्स लिथियम ड्यूप्लेट कह देंगे क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो मुझे भी मालूम है, मैं जानता हूं कि आपको भी मालूम है, इसलिए मैं जनरल बात कर रहा हूं ऑक्टेट। तो जितने भी बाकी के एलिमेंट्स हैं उन सभी की क्या क्राइटेरिया रहेगा कि आउटर मोस्ट में नोबल गैस जैसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। तो ये लुईस ने पहला पॉइंट कहा कि एज वी सी कि नोबल गैसेस आर द मोस्ट स्टेबल, सो अदर एलिमेंट्स आल्सो ट्राई टू बी लाइक नोबल गैसेस, either by losing some electron, either by gaining some electron, either by sharing some electron। वो कहते हैं कि नोबल गैसेस के जैसा बनना उनका मोटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन शेयर करना इज द मेथड जिससे वो लुईस ऐसा कहना चाहता है कि सारी की सारी चीजें नोबल गैसेस जैसी बन जाएंगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहे हैं, अगर कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायंस बना लेगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वह एनायन बना लेगा। कैटायन ने एनायन को देखा, एनायन ने कैटायन को देखा और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के बीच में अट्रैक्शन है, सो कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो लुईस ने अपना पहला बॉन्ड नाम दिया आयोनिक बॉन्ड, because some elements have tendency to lose electron to achieve octet and other elements have tendency to gain some electron to achieve octet, and thereby they are forming cations and anion, and the attraction, electrostatic attraction between them is known as ionic bond। On the other hand there are several atoms जो अपने सामने अपने ही जैसे एटम्स को देखते हैं। जैसे क्लोरीन ने क्लोरीन को देखा, उसने कहा इलेक्ट्रॉन लूज कर, बोला मैं क्यों करूं, बोला तू लूज कर, बोला मैं भी क्यों करूं। दोनों ने इलेक्ट्रॉन लूज करने को मना कर दिया, तो बोला यार मेरे को एक चाहिए, बोला मुझको भी एक चाहिए। तो बोलते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर लेते हैं, तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा भी है, तेरा भी है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा भी है और तुम्हारा भी है, इसको कहते हैं शेयरिंग। तो मेरे पास मेरे 7 इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन का शेयर और मिल गया, सो कॉल्ड 8 हो गए। तुम्हारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे और मेरे एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा शेयर तुम्हें मिल गया, तो भी तुम्हारे 8 हो गए। तो तुम भी खुश, मैं भी खुश, और इसको शेयरिंग करके खुश रहना सिखाया जाता है। तो ये कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। को मतलब साथ में, वैलेंट मतलब वैलेंट, वैलेंट मतलब वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट, को मतलब साथ में मिलके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करना या इंजॉय करना, उसको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। को का मतलब होता है सेम,
कॉमन है ना, और वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो चीज यहां पर समझाई गई है। क्या लिखता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर अ केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म एन एलिमेंट मस्ट अचीव इट्स ऑक्टेट दैट और ड्यूप्लेट दैट इज मस्ट अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मेरा बेटू, NS2 NP6, ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है दैट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एलिमेंट ऐसा चाहता है। दूसरी this can be achieved either by gaining or losing some of the valence electron, कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, thereby forming anions, गेन करने का मतलब एनायन बनाना और लूज करने का मतलब कैटायन बनाना respectively, and results in the formation of ionic bond, और वो क्या बना देंगे, आयोनिक बॉन्ड को बना देंगे। आगे देखते हैं, this can also be achieved by sharing some of the valence electron, that can also be achieved by sharing of some of the valence electron, ये काम शेयर करके भी किया जा सकता है। अब कई सारे बच्चों को लगता है कि सर हमारे स्कूल में या हमारे कहीं पर तो सर ये जो लुईस ऑक्टेट थ्योरी उसके ऊपर बड़ी सारी बातें बताई गई हैं, आप तो वही इतनी सी बात बता रहे हो। तो मैं आपको यहां पर एक चीज सिखाना चाहूंगा, आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो जो डॉट बनाते हैं, स्टार बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, लेते हैं, शेयर करते हैं, सब करते हैं, क्या ये लुईस ऑक्टेट थ्योरी सीख कर क्या आप बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लोगे? मतलब मैं ऐसा कहता हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लुईस ऑक्टेट थ्योरी को सीख कर भी आप क्या मॉलिक्यूल्स पे मॉलिक्यूल्स तो नहीं बना सकते, क्योंकि अल्टीमेटली मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको बेसिक केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी, कोवलेंट बॉन्डिंग की थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम में लेनी होगी। तो अल्टीमेटली बॉन्ड तो उसी से बनाओगे, लेकिन लुईस की थ्योरी उस तरह की कुछ इनिशिएशन कर देता है, जैसे कि सर Cl2 बनाओ सर, तो मैं इसके साथ इलेक्ट्रॉन बना दूंगा, डॉट 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 लगा दूंगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन बना दूंगा और इसमें स्टार 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 लगा दूंगा और दोनों को शेयर करता हुआ दिखा दूंगा, बोलूंगा देखो क्या थ्योरी है। तो स्टूडेंट्स थिंक अरे सर हाँ सर यही थ्योरी है सर, जबकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यहां पर आके हमें लगता है कि स्टार और डॉट बनाने में हमने समय बर्बाद कराई, तो वैसे भी आ जाता, बिकॉज दिस इज सो बेसिक कि जैसे हम अगले कदम पे बढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें आ जाएगा। बट अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं दैट्स इंपॉर्टेंट, वो क्या चीज है, जरा आइए मेरी बोर्ड पर मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। लुईस ने एक और इंपॉर्टेंट बात बोली, और वो क्या बोली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना। उसने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के साथ साथ जो वर्ड काम में लिया था उसका नाम था वैलेंसी। क्या वर्ड काम में लिया था मेरा बेटू, उसने जो वर्ड काम में लिया था उस बात का नाम दिया था वैलेंसी। लोगों ने कहा भैया ये वैलेंसी क्या होती है, तो उसने कहा दिस इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो बोला भाई ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या चीज है? बोला यार अभी तो अपन बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, गेन करना होता है। बोला हाँ, तो बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज टू बी lost and the number of electron which is to be gained or the number of electron which is to be shared to achieve the octet is known as valency of that element। उस एलिमेंट की वो वैलेंसी कहलाती है। इस डेफिनेशन को लिख देते हैं, तो मैं यहां पर बाकायदा ऐसा लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट थ्योरी, मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि आगे जाके हम इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन ये टर्म डिस्कार्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ये टर्म जो है ये हम भी काम में ले लेंगे पीबीटी में। तो बस लुईस ऑक्टेट थ्योरी ने जो डेफिनेशन बोली वो बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट थ्योरी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और shared by an element to achieve octet is known as valency। वो क्या कहलाती है, वैलेंसी। अब यहां पर आप देखिए कि एक तो कहानी है इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करना, और एक कहानी है शेयर करना। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो इसीलिए लुईस ने वैलेंसी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। बोला एक कहलाएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक ही एलिमेंट, उसी एलिमेंट को एक तो हम एक बार कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक बार हम कहेंगे कोवैलेंसी। बोला मतलब क्या हुआ, बोला जब वो एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं,
तब जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज या गेन करे उसको उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। लेकिन अगर वो एलिमेंट अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करे तब उसको हम क्या कहेंगे, कोवैलेंसी। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास आ गया लिथियम, आ गया सोडियम, आ गया पोटेशियम, आ गया रुबिडियम, आ गया सीजियम, आ गया। इन सभी की वैलेंसी 1 है। 1 वर्ड का मतलब कि दे ऑल हैव टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट। इसी तरह से मेरे पास आ गया बेरिलियम, मेरे पास आ गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इन सब की वैलेंसी 2 है। व्हाट डज इट मीन? दे हैव टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मान लूं मेरे पास एल्यूमिनियम आ गया तो वैलेंसी होगी 3, एटसेट्रा। मैं एटसेट्रा इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज अभी मैं इसकी पूरी कहानी को बदलने वाला हूं। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों तक? यस सर। हाँ बेटा, रिस्पॉन्ड करते चलो, ठीक है। तो ये सब इसकी वैलेंसी हो गई। ऑन द अदर हैंड हम एग्जांपल ले लें तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन सब की वैलेंसी होगी 1। इसी तरह से अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन हो गया, ओके, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, वैलेंसी होगी 2। मेरे पास नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, वैलेंसी होगी 3। दीज आर द वैलेंसी शोइंग, ये सब चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर वैलेंसी आ रही हैं, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर वैलेंसी आ रही है। आप में से हर एक बच्चे को मैं ये बता दूं कि यहां पर वैलेंसी को +1 या +2 लिखना और यहां +3 लिखना, यहां वैलेंसी को -1, -2 या -3 लिखना, दिस इज नोन एज ब्लंडर। ये ब्लंडर कहलाता है बिकॉज वैलेंसी कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी पॉजिटिव, इट्स जस्ट अ वैल्यू। मैं बोल रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओगे, नंबर यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी हो सकता है। तो सर वो -1, -2, +1, +2, सर वो सब क्या है? दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट इज आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम पर कितना चार्ज आया, वो होता है +1। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन उसने लूज 1 करे तो उस पर चार्ज भी +1 ही आएगा, दैट्स ऑब्वियस। बट इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग बात है, उस पर जाने के बाद जो बचा हुआ उस पर चार्ज आएगा, वो अलग बात है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब पार्टिसिपेशन, इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइन करने में जब किसी भी चीज किसी जगह जुड़ के आयनिक बॉन्ड बना रही है या कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है तो आखिर उसको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। उसको यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं, यहाँ पर उसको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ रहे हैं। दैट इज एफर्ट्स जो कि वो लगाया जा रहा है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? इज दैट क्लियर विथ एवरीबॉडी? कोवैलेंसी की बात करते हैं। अब देखना, मैं आपको जादू दिखाता हूं। यहां जो एलिमेंट मैंने यहां लिखे हैं उन्हीं के लिए वापस वहां चलता हूं और फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, इन सभी की कोवैलेंसी 1 लिख देता हूं। इसी तरह से अगर मैंने ऑक्सीजन की बात करी या सल्फर की बात करी तो इन सभी की कोवैलेंसी 2 लिख देता हूं। यहां पर मैंने नाइट्रोजन की बात करी, फास्फोरस की बात करी, इन सब की कोवैलेंसी 3 लिख देता हूं। इवन कार्बन की, सिलिकॉन की बात करी तो कोवैलेंसी 4 लिख देता हूं। बिकॉज आई एम ट्राइंग टू से कि दे कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, they can share 3 electron, they can share 2 electron, they can share 1 electron to achieve the octet। तो यहां वैलेंसी बोलना अलग बात है, यहां वैलेंसी बोलना अलग बात है। ये जो वैलेंसी हमने बोली है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन गेन करे, वैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या करे, शेयर करे। इज दैट क्लियर विथ एवरीबॉडी? मेरा बेटू समझ में आया या नहीं आया? एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि आप F2 की बात करो, चाहे आप HF की बात करो, चाहे आप O2 की बात करो, चाहे आप यहां पर वाटर की बात करो, चाहे आप यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N की बात करो, N ट्रिपल बॉन्ड N की बात करो, चाहे आप यहां पर अमोनिया की बात करो, इन सभी जगह पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट को फॉलो कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से चाहे आप बात करो यहां CH4 मॉलिक्यूल की, इन सभी जगह पर हमने ये देखा कि यहां पर ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 शेयर कर रहा है दूसरे फ्लोरीन के साथ। यहां ये कितने शेयर कर रहा है, 2 शेयर कर रहा है। यहां पर भी ऑक्सीजन कितने शेयर कर रहा है, 2 शेयर कर रहा है। यहां फ्लोरीन कितने शेयर कर रहा है, 1 शेयर कर रहा है। यहां पर एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3 शेयर कर रहा है। यहां नाइट्रोजन कितने शेयर कर रहा है, 3 शेयर कर रहा है। यहां कार्बन कितने शेयर कर रहा है, 4 शेयर कर रहा है, इसलिए मैंने यहां 4 लिख दिया। मुझे बताओ कि क्या ये वैलेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया है, नहीं आ गया? बट ये ध्यान रखना, दिस इज जस्ट अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ये सब चीजें किसके अकॉर्डिंग चल रही हैं? लुईस ऑक्टेट थ्योरी के बेसिस पे ही चलानी है।
डोंट ट्राई टू चेंज दिस थ्योरी, मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं वी आर चेंजिंग, वी विल बी चेंजिंग दिस थ्योरी, बट देन इट इज नॉट नोन एज लुईस ऑक्टेट थ्योरी, तब ये लुईस ऑक्टेट थ्योरी नहीं कहलाएगी। कीप इन माइंड दिस इज नॉट नोन एज लुईस ऑक्टेट थ्योरी। क्या मेरी बात सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गई या नहीं आ गई? एक बार यस या नो। यस सर। चलूं मैं आगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, कुछ पूछना है किसी को? अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज जो हमारे सामने आ रही है वो क्या चीज आ रही है? बहुत ही बेसिक चीज है कि सर आपने अभी तक जो चित्र हमें दिखाया, जो हमें चीज समझाई, उससे हमें कोई फीलिंग आ रही है कि सब दुनिया बढ़िया ही चल रही है सर, इसमें दिक्कत कहां आ रही है, प्रॉब्लम आ कहां रही है सर, सब कुछ तो सही है। तो मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं कि एवरीथिंग इज नॉट राइट, because there are several molecules in this nature which are not following the Lewis octet theory. In fact, there are several molecules in this nature more than those which are following. Of course, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरी फॉलो करती है इसलिए इस बात को बोलने मुझे हिचकिचाहट थी। अदरवाइज अगर मैं कार्बन को अलग निकाल के बाकी एलिमेंट्स की बात करूं तो मोर देन मतलब कह सकते हैं मोर एलिमेंट्स in fact don't follow Lewis octet theory and lesser element follow Lewis theory. तो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड कि मतलब लुईस ऑक्टेट थ्योरी को आप अपना कभी भी मैंडेटरी कंडीशन ना बनाए। बस ये मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी थी, जरा समझते हैं, इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर कहते हैं दोज एलिमेंट्स which do not follow the Lewis octet theory are the exceptions to this theory. इस बात का मतलब बड़ा सिंपल है कि these are the exception to this theory, these are not exception to the nature. नेचर में उनका अपना एग्जिस्टेंस, यार वो कैसे डिनाई आप करोगे? These are the exception to the लुईस ऑक्टेट थ्योरी, बिकॉज लुईस की धारणा को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लुईस के हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम लुईस की थ्योरी के साथ में उनकी है थोड़ी कि उनका नेचर में एग्जिस्टेंस ही एक्सेप्शनल है। उनका नेचर में एग्जिस्टेंस बिल्कुल वैसा है जैसे उन एलिमेंट्स का है जो आप फॉलो करते हैं, उनका भी एग्जिस्टेंस है, उनका भी एग्जिस्टेंस है। अब हम यहां पर दो चीजें की बात करते हैं, कुछ लोग जो ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करते हैं और जो फॉलो नहीं करते हैं। तो जो फॉलो नहीं करते हैं उनमें दो कंडीशन है, या तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे तो हम कहेंगे जो पिछले पेज पे पड़ा वैलेंसी उससे कम रह गए तो हम कहेंगे हाइपोवैलेंट। हाइपो मतलब कम, वैलेंट मतलब वैलेंसी से कम। तो उसके अंदर हमारे पास पहली चीज आती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइपोवैलेंट। किस नाम से जानते हैं? हाइपोवैलेंट। व्हाट इज हाइपोवैलेंट? हाइपोवैलेंट वो होंगे जिसको हम बेसिकली क्या कहेंगे कि कंपाउंड बनने के बाद में उस एलिमेंट में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला मैंने? कंपाउंड बनने के बाद उस एलिमेंट उसके अंदर कितने होंगे? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हो जाएंगे। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूं तो देयर आर सेवरल एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा मान लो BeX2, बेरिलियम का X2। सर अभी तो आपने बताया था सर बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब अगर वो लूज ना करके शेयर करेगा तो क्या होगा? आपके सामने नजर भी आएगा। यहां पर X कैन बी फ्लोरीन, कैन बी ब्रोमीन, आयोडीन, कैन बी हाइड्रोजन, कैन बी OH, कुछ भी लिख सकते हो। यहां पर आप BX3 लिख सकते हो और BX3 के लिए भी यही सारी चीजें एज इट इज सेम रहेंगी। आप यहां पर बात कर सकते हो जैसे कि एल्यूमिनियम X3, और यहां पर एल्यूमिनियम X3 के लिए फ्लोरीन नहीं होगा, बाकी सब होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन,
एटसेट्रा, ये सभी होंगे। फ्लोरीन नहीं होता, वो Al3 आयोनिक कंपाउंड होता है और वो ऑक्टेट फॉलो कर लेता है। अब अगर अपन यहां ध्यान से देखें तो जैसे कि मान लो बेरिलियम लिया, यहां पर मैंने लिया बेरिलियम और यहां लगा दिया फ्लोरीन। अब आप देख सकते हो कि बेरिलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करके देखें तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोलो। इधर से बेरिलियम ने 2 ले लिए, इधर से बेरिलियम ने 2 ले लिए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए बेरिलियम के पास, तो ऑक्टेट कहां फॉलो होगा। अगर मैं BF3 की बात करूं तो BF3 में आप देख सकते हैं बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 4 5 और 6। आप देख सकते हैं इधर से बोरोन के पास कितने आए, 2, इधर से भी कितने आए, 2, और इधर से भी कितने आए, 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। यहां पर कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। वैसे AlCl3 भी बिल्कुल बोरोन की तरह 6 इलेक्ट्रॉन वाला हो। तो ये सब ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले हैं। हाइपोवैलेंट को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑन द अदर हैंड वी हैव बी पार्ट। बी पार्ट कौन है, हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपरवैलेंट इसके अंदर क्या आ जाएगा, आफ्टर फॉर्मेशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एलिमेंट, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एलिमेंट हैव लेस देन या ग्रेटर देन, अब की बार क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, एलिमेंट हैव ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल बहुतेरे हैं। जैसे कि अपन कार्बन फैमिली से जैसे अगले कदम पे रखेंगे हमारे पास आंसर आने लग जाएंगे। जैसे कि आपके पास में PCl5 आ गया, जैसे कि आपके पास SF4 आ गया, जैसे कि आपके पास SeF6 आ गया, SF6 आ गया। जैसे कि आपके पास में आगे चलें तो और एलिमेंट जैसे नोबल गैसेस के, तो चलो बात भी लेता हूं पहले। हेलोजन फैमिली के जैसे ICl3 आ गया, जैसे कि IF5 आ गया, जैसे कि IF7 आ गया, जैसे कि नोबल गैसेस में XeF2 आ गया, जैसे कि XeF4 आ गया, जैसे कि XeF6 आ गया, एटसेट्रा। आप देख सकते हैं इन सभी के ऑक्टेट एक्सपैंडेड है। यहां पर हमने क्या वर्ड काम में लिया, ऑक्टेट एक्सपैंडेड। इन सभी का ऑक्टेट कैसा है, एक्सपैंडेड, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से मैं कुछ और कहना चाहता हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल का फॉर्मूला था H2SO4, प्लीज कीप इन माइंड। अब H2SO4 का जो स्ट्रक्चर है, S डबल बॉन्ड हो, O और H और O और H, इसमें सल्फर पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो देखो कितने आ रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन काउंट करना आ गया आप लोगों को, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे ज्यादा गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। अरे हाँ या ना। लेकिन इसी का ही लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, इसी का ही लुईस स्ट्रक्चर, लुईस ने इसका स्ट्रक्चर अपने हिसाब से दिया था पहले ही, उसने ये स्ट्रक्चर नहीं दिया था, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन लुईस ने इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिया था, उसने कहा था कि ये OH है, ये OH है, और बाकी उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसने इसको एक नए तरह के बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया था। सो उसने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या नाम दिया था उसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिखाऊंगा मैं अभी आपको। फिर उसने इलेक्ट्रॉन काउंट करना सिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसने कहा देखो 8 ही इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं, जबकि दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर, ये लुईस का स्ट्रक्चर है, बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस इज गिवन बाय लुईस, बट दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने बनाया है, ये जो इस तरह का एरो वाला बॉन्ड बनाया है, इससे सल्फर पे और ऑक्सीजन पे चार्जेस आ गए हैं, और दुनिया में सबसे बड़ी जो अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है वो यही चार्जेस होते हैं। तो इसीलिए इनको आगे जाके हम लोग अभी नाम पढ़ने वाले, नाम होता है फॉर्मल चार्जेस। तो वो लुईस ऑक्टेट थ्योरी में इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने से फॉर्मल चार्जेस आते हैं, which must be avoided अगर हम उस फॉर्मल चार्जेस को ले रहे हैं, और इसकी जगह अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर करेक्ट है, इसमें कोई भी फॉर्मल चार्जेस नहीं आता है। तो अब मैं आपसे सवाल क्यों पूछ रहा था, ये चीज मैंने आपको अभी यहाँ क्यों बताई,
क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज ऑक्टेट थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो ऑक्टेट थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइपरवैलेंट या एक्सपैंडेड ऑक्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इस तरह के सवाल जब आएंगे तब अगर आपके एग्जाम्पल में आ जाए H2SO4 तो आप क्या करोगे? देखो बड़ा सिंपल सी बात है, एग्जामिनर को तो ये सारी थ्योरी आती है, ये बात तो क्लियर है ही। तो मल्टीपल चॉइस में सवाल देगा और दूसरे आंसर भी सही और H2SO4 भी है, तो इट्स लाइक कॉन्ट्रडिक्शन कि क्या चूज करना चाहिए, क्या H2SO4 को चूज करना चाहिए या H2SO4 को चूज नहीं करना चाहिए, या H2SO4 जैसे बहुत सारे हैं आगे अपन पढ़ेंगे ही आगे, तो उनको चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लुईस ऑक्टेट थ्योरी में। तो कहानी आती है कि H2SO4 का ये स्ट्रक्चर जब रिजेक्टेड स्ट्रक्चर है, तो जब तक वो आपको ये ना बोले कि लुईस स्ट्रक्चर बनाओ H2SO4 का, तब तक H2SO4 का ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी आंसर गलत है। आंसर सारे किसके बेसिस पे दोगे? इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो अगर वो आपसे कह दे कि ऑन द बेसिस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 whether it is following octet theory or not, answer is no, it is not following, या yes it is following, क्या बोलोगे? yes it is following the लुईस ऑक्टेट थ्योरी, अरे हाँ या ना। लेकिन उधर से अगर मैंने आपसे पूछा कि ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया और बोला कि क्या ये लुईस ऑक्टेट थ्योरी फॉलो कर रहा है, आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज नॉट फॉलोइंग द ऑक्टेट थ्योरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वेरी वेरी क्लियर, एनी डाउट? नो सर। चलें आगे। हाँ सर। चलिए, दिस इज नोन एज लुईस ऑक्टेट थ्योरी। उसमें हमने पढ़ लिया हाइपरवैलेंट किसे कहते हैं और हमने उसमें पढ़ लिया हाइपोवैलेंट किसे कहते हैं। अब इससे रिलेटेड सवाल जो आपके एग्जाम के अंदर आएगा वो वही मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, एक बार फिर से उसको डिस्कस करने की मन में इच्छा है, और वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल कैटायंस। मेटल कैटायंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि हमने कल परसों करे थे अपनी पीरियोडिक की क्लास में। क्या मेरे साथ हैं आप लोग उन डिस्कस करने के लिए? चलिए, सबसे पहला नंबर का नाम क्या था? क्या उसका नाम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, NH2 होता है, या फिर NH2 तो नहीं, अपन को लिखना चाहिए इसको NH2NP6 और जस्ट 1s2। 1s2 हम अलग से बोल सकते हैं, NH2 मत बोल देना, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? 1s2 बोलो सिर्फ, या फिर बोल सकते हो NH2NP6। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां हेडिंग डाली गई है मेटल कैटायन, तो इट्स वेरी मैंडेटरी कि आप मुझे बताएं कि कौन कौन से मेटल कैटायन ऐसा फॉलो करेंगे। तो एग्जांपल्स के लिए मेरे पास यहां पर कौन कौन एग्जांपल आ गए थे, क्या याद करो? फर्स्ट ए का +1, जैसे कि लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1 और सीजियम +1। क्या इन सभी का ऑक्टेट फॉलो होता है? मैं क्यों आपको यहां पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई कंपाउंड दे दे NaCl, क्या कैलकुलेट करते देखते रहोगे क्या, या फिर कॉमन सेंस लगा दोगे? ये मैं कॉमन सेंस सिखा रहा हूं आप लोगों को कि कोई भी कंपाउंड अगर सोडियम का होगा तो सोडियम की तरफ से निश्चिंत रहो, दैट इज फॉलोइंग द ऑक्टेट। उसको चेक मत करो, मतलब दैट्स ऑब्वियस। देखो, थोड़े से शब्दों में बदलाव आने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कंपाउंड, ये भी जो दिए हुए हैं आयंस दिए हुए हैं, क्या ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? तो कॉमन सेंस लगाओ, इनका ये कॉन्फ़िगरेशन है, और मैंने आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बता रखा है। जिसके इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेयर्ड होता है वो सब क्या कहलाते हैं? पैरामैग्नेटिक। जिसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? डायमैग्नेटिक। अरे कहलाते हैं। तो कॉमन सेंस लगा लो ना, इनका सबका कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट वाला है, और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो ये सारे के सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक हो गए। तो ये सब चीजें एक कॉमन सेंस का पार्ट बना लो कि बार बार आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अरे हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स इट, चलो आगे, ऐसे ही चलना है। आगे चलते हैं। उसके बाद सेकंड ए वाले जो लोग हैं उनका +2, जैसे कि मेरे पास आ जाए बेरिलियम +2 आयन। ये ध्यान रखना, आयन की बात हो रही है, शेयरिंग जब ये करेगा तो लफड़ा हो जाएगा। जब आयन की बात करेंगे तो जैसे कि बेरिलियम सल्फेट BeSO4, बेरिलियम कार्बोनेट BeCO3, वो सब आयनिक कंपाउंड्स हैं, और उसमें बेरिलियम इज फॉलोइंग द ऑक्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। बेरिलियम हो गया, उसके अलावा मैग्नीशियम हो गया,
कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया और बेरियम हो गया। ये सभी के सभी ऑक्टेट को फॉलो करते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। इसके अलावा और कौन कौन था? क्या Al+3 था, स्कैंडियम +3 था, टाइटेनियम +4 था, दैट्स इट। एटसेट्रा भी लिखने की मेरी इच्छा नहीं है। स्कैंडियम और टाइटेनियम क्या ये कैसे होंगे? क्या आपको स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन आता है? क्या 3d1 4s2 होता है? 3s2 3p6 3d1 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचेगा क्या? 3s2 3p6, 3s2 3p6 आ गया आंसर। टाइटेनियम क्या होता है? 3s2 3p6 3d2 एंड 4s2। अब ऐसी कंडीशन में 4s2 चला गया, 3d2 भी चला गया, बचेगा क्या अंदर? दैट इज 3s2 3p6। अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि सर इस तरह से आप ओरली बोल लेते हो, हमको थोड़ी ऐसा सब कुछ आता है, तो समझो कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें आपको इसी तरीके से आ जाएं। मतलब यू नीड नॉट टू राइट एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक पैराग्राफ लिखो, इंग्लिश का एक पैराग्राफ लिखो, मैं बोलता जा रहा हूं, डिक्टेट करता जा रहा हूं एंड यू जस्ट राइट, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ पैराग्राफ को जैसे मेरी डॉटर को लिखवाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? जैसे अगर मान लो कोई स्पेलिंग बीच में आएगी तो आई हैव टू नरेट दैट स्पेलिंग आल्सो, मुझे वो भी बतानी पड़ेगी। लेकिन तुमको अगर मैं बोलूं कि चलो इस पैराग्राफ लिखते जाओ और मैं तुम्हें हर एक स्पेलिंग बीच बीच में बोलना चालू करूं, इनफैक्ट हर तरह की स्पेलिंग, तो व्हाट डू यू से? सर क्यों सर, ये तो हमें आती है। जस्ट लाइक दैट। ये सब चीजें अपनी इसी तरह की हैबिट बना लो। यू नीड नॉट टू रिकॉल बाय राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन, दैट बिकम योर एक नॉर्मल सी एक कंडीशन आपकी बन जाए। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो बेटा। यस क्लियर। पक्के से समझ में आ गई? कोई डाउट किसी बच्चे को? चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। सेकेंड जो हमारे पास आता है दैट इज नोन एज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपने कल की क्लास का पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हो क्या कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 ND10 होता है, और इट इज नोन एज 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 दिख रहे हैं। किसका एग्जांपल्स थे इसके? याद करो, हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट के दौरान इसको पढ़ लिया था। बोलो क्या क्या एग्जांपल्स थे, बोलो मेरा बेटा। हाँ, +1 या +3? +1 या +3? +1 ही रहेगा। नहीं सॉरी +3, सॉरी +3 वो पढ़े तो गैलियम +3, इंडियम +3, थेलियम +3। वैसे ही इनके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? ये हो गई बोरोन फैमिली। कार्बन फैमिली में कौन कौन आ गया? दैट इज जर्मेनियम +4, Sn+4 और Pb+4। अरे हाँ या ना? इसी तरह से आगे चले हम और नाइट्रोजन फैमिली में दैट इज आर्सेनिक +5, आर्सेनिक +5 और एंटीमनी +5 और बिस्मथ +5 और बिस्मथ +5। अरे क्लियर है? इसके अलावा भी कुछ थे। कौन थे इसके अलावा? बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि ज्यादा यूज आते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी के +2 और उसी तरह से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के +1। अरे हाँ या ना? इसके अलावा तीसरी चीज, अब बताओ क्या केवल ऑक्टेट को ये फॉलो कर रहे हैं, बाकी ये तो ऑक्टेट को फॉलो ही नहीं कर रहा? नहीं कर रहा ना, फिर भी नेचर में कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना। आगे आते हैं दैट इज नोन एज नॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका फॉर्मूला होता है क्या? क्या फॉर्मूला था बेटा? दैट इज NH2 NP6 ND10 N+1S2। वेरी नाइस। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या कहलाता है? 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। इसमें आ जाओ इन सबके +1, गैलियम का +1, इंडियम का +1, थेलियम का +1। उसमें आ जाओ दैट इज जर्मेनियम का +2, Sn का +2 और Pb का +2। और उसी तरह से यहां आ जाओ आर्सेनिक का +3, एंटीमनी का +3
और उसके अलावा बिस्मथ का +3। अब आप जो कंपाउंड यहां देख रहे हो उसके अंदर ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा है। और अगली जो चीज आती है दैट इज अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, दैट्स वेरी रैंडम। ऑलमोस्ट डी ब्लॉक के सारे कैटायन इसकी कैटेगरी को फॉलो करने वाले हैं। आप खुद देख सकते हो Fe+2 का, Fe+3 का, कोबाल्ट +2 हो गया, कोबाल्ट +3 हो गया, निकिल +2 हो गया, प्लैटिनम +2 हो गया, प्लैटिनम +4 हो गया, पैलेडियम +2 हो गया। अरे कॉपर का 2+ हो गया, ये कॉपर +1 था ऊपर, कॉपर +2 हो गया। Hg का +1 हो गया, ये Hg+2 है। इसी तरह से अपने पास में Mn2+ हो गया, एक्सेट्रा लिख देता हूं, कितने लिखता रहूंगा, फिर भी एक क्रोमियम लिखने की इच्छा है, क्रोमियम +3 हो गया, एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 कुछ भी चल रहा है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ऑफ कोर्स अगर D में इलेक्ट्रॉन आ गया तो नोबल गैस तो नहीं होगा, नोबल तो होता है NH2 NP6। उसके बाद D में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है तो पक्की बात है कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो हमने क्या देखा कि यहां से लेकर यहां तक कोई भी नोबल को फॉलो नहीं कर रहा है, केवल ऊपर वाले नोबल को फॉलो कर रहे हैं। ये मैं इसलिए सिखाना चाहता हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि ऑल द कंपाउंड्स इन दिस नेचर आर एक्सेप्शंस टू द लुईस ऑक्टेट थ्योरी। वो सभी के सभी किसके एक्सेप्शंस हैं? लुईस ऑक्टेट थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? एक बार एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मतलब आप जब पढ़ाते हो तो हमें फीलिंग आती है कि सर आप है ना लुईस के बिल्कुल खिलाफ हो, एकदम बेहद खिलाफ हो, लुईस को कभी सपोर्ट नहीं करते, हमेशा अपोज करते हो। तो मैंने उस बच्चे को बिल्कुल साफ साफ कहा कि मैं लुईस के खिलाफ नहीं हूं, मैं आप लोगों की उस थॉट, उस पर्टिकुलर सोच के खिलाफ हूं जो आप लुईस के फेवर में रखते हो। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, बचपन में 8th 9th 10th में जो फीड किया जाता है दिमाग में, वो किया जाता है कि अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट बिल्कुल भगवान को प्राप्त करने लायक है। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपको लगता है ऑक्टेट 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 ऑक्टेट। उस चक्कर में सबसे पहला प्रॉब्लम मेरे को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समझाने में होती है। अब अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बात कर रहे थे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, आज भी बात हुई थी उस बारे में रिलेटेड कि सोडियम जो है उसका अगर प्रोसेस देखें, सोडियम प्लस बनने का और सोडियम माइनस बनने का, तुम तो खट से सोडियम प्लस बना देते हो क्योंकि तुमको लगता है अरे अच्छा हो गया ना। क्यों अच्छा हो गया? क्योंकि तुमको भरा गया ये चीज कि उसने ऑक्टेट फॉलो कर लिया इसलिए अच्छा हो गया, जबकि ऐसा नहीं। प्रोसेस को देखा जाए तो बल्कि सोडियम को इलेक्ट्रॉन लेगा जब वो इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा बेहतर है प्रोसेस के बेसिस। कंपाउंड क्या बना रहा है दैट्स डिफरेंट। दूसरी बात कि सोडियम +1 बना रहा है, +2 में नहीं जा रहा है, दिस इज द स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। वो +1 में जा रहा है और +2 में नहीं जा रहा है, द पॉइंट इज देयर। ना कि वो +1 में जाना चाहता है इसलिए वो +1 में जा रहा है। ये सोचो कि +1 से आगे वो जा नहीं पा रहा इसलिए वो +1 में रुक गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। तो मैं लुईस के थ्योरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं आप लोगों की सोच को बदलना चाहता हूं जो कि मतलब यूनिडायरेक्शनल चल रही है फॉर लुईस। एवरीथिंग इज लुईस, एवरीथिंग इज लुईस, डोंट ट्राई टू डू दैट। मैं बस ये चाहता हूं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को प्रॉपर्ली क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अगर अपन चलें तो अगली चीज आती है लोअरिंग ऑफ एनर्जी थ्योरी, एंड दैट्स फॉर श्योर दुनिया में हर एक चीज किसके लिए होती है? ऑक्टेट फॉलो करने के लिए नहीं होती है। किसके लिए होती है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब यहां से अगले 2 4 5 मिनट मैं कुछ आप लोगों के दिमाग में थॉट डालूंगा, एंड प्लीज उस थॉट को हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखना, बिकॉज दैट विल हेल्प अस इन कह सकते हैं ना वेरी सिचुएशंस। वेरी सिचुएशंस मतलब बहुत सारी जगह पर वो हमारी हेल्प करेगा। चलिए सीखते हैं। मेरे पास एक परफ्यूम की बोतल है, मैंने उसको पकड़ा और छोड़ दिया, वो नीचे गिरी और वो फूट गई। क्या उसकी स्मेल जो है क्या हर जगह फैल जाएगी? कमरे में आप तक आ जाएगी? जहां तक फैल सकती वहां तक फैल जाएगी। मुझे इस सवाल का कारण जानना है, प्लीज मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या कारण? नो, you are telling me the name of the process, diffusion.
कि सर वो आपने फोड़ा तो वो डिफ्यूज हो गई, तो ये तो मैं कह ही रहा हूं कि वो डिफ्यूज हो गई, मैं पूछ रहा हूं डिफ्यूज क्यों हुई? हाई प्रेशर किस लिए वो डिफ्यूज हो गई, मैं तुमसे यही जानना चाह रहा हूं। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। किस चीज का इक्विलिब्रियम? मैंने बॉटल से बाहर निकलना और बॉटल से अंदर आना, दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। इक्विलिब्रियम तो उसको ही कहते हैं, बाहर आना और अंदर आना, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि बॉटल फूटने के बाद मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, थोड़ी देर बाद वापस भी आएंगे, कुछ जा रहे होंगे कुछ आ रहे होंगे, और बॉटल में भरते जाएंगे वापस मॉलिक्यूल, ऐसा होता है? तो इक्विलिब्रियम तो उसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, दोनों जगह पर आगे प्रोसेस भी हो रहा है, बैकवर्ड प्रोसेस भी हो रहा है, उसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं। बोलो। क्योंकि बॉटल के पास तो उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो जहाँ पे लो प्रेशर है वहां वो जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि उस बॉटल के अंदर हाई प्रेशर था और एनवायरनमेंट में लो प्रेशर था, इसलिए ऐसा हुआ, ऐसे ही कहना चाहते हो? ये सर ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही कहना चाहते हो। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक अगरबत्ती जलाई, छोड़ दो, एक काम करते हैं, कोई नॉर्मल एक बॉटल उठाते हैं केमिकल की जिसकी स्मेल होती होगी, उसको खोल देता हूं, अब तो प्रेशर और आउटर प्रेशर सेम है, अब तो प्रेशर डिफरेंस नहीं है, फिर भी उसकी स्मेल सब जगह क्यों फैल जाती है? पेट्रोल की टंकी मान लो, पेट्रोल की टंकी में प्रेशर नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये थ्योरी बनी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कोई चीज जाना चाहती है, उसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उसका ड्राइविंग फोर्स आपको बताना चाहता हूं, और ये जो ड्राइविंग फोर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रकृति का नियम है। इस नियम को ध्यान से समझ लेना, हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी फ्यूचर में, आने वाले टाइम पर जो भी हम पढ़ेंगे उसके लिए समझते। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब ऑफलाइन में हम पढ़ते हैं तो कई सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे होते हैं, और उनके साथ ये एग्जाम्पल मेरे लिए बड़ा अच्छा होता है। जब मैं क्लासरूम से बाहर होता हूं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बैठे होते हैं, कोई टेढ़ा बैठा है, कोई सीधा बैठा है, कोई ऐसे कर रखा है, कोई ऐसे करके बैठा है, कोई अलग अलग डायरेक्शन में बैठे रहते हैं, अपने अपने मूड्स में बातें करते रहते हैं, कोई टेबल के ऊपर भी बैठा होता है, नहीं। और जैसे ही मैं क्लास में आता हूं, वो आप अपनी अपनी जगह अरेंज हो जाते हैं, सब अपनी अपनी जगह अरेंज हो गए। मैंने क्लास ली आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे हो गए, क्लास बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, वो बच्चे टायर्ड फील करने लगते हैं। तो टायर्ड फील क्यों कर रहे हैं? करते हैं टायर्ड फील, लेकिन जैसे ही मैं क्लास से बाहर अगर जाता हूं तो ये फील वो वेरी कंफर्टेबल, मस्त अंगड़ाई वंगड़ाई लेंगे, हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा और थोड़े से खड़े होंगे, ऐसे ऐसे हाथ बात करेंगे। दिस इज समथिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जब मैं क्लास में हूं तो दे हैव टू बी इन दैट प्लेस, दे हैव टू बी एट दैट ओनली प्लेस, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने उनको बांध के रखा, यू हैव टू बी देयर, ये मेरे शब्द हैं, यू डोंट मूव, अरे कहां जा रहे हो तुम, बैठे रहो चुपचाप। तो दे हैव टू बी एट देयर प्लेसेस ओनली, वो फोर्सेस में बंधे हैं, और जैसे ही मैं क्लास से बाहर जाऊंगा वो फोर्सेस से फ्री हो जाएंगे, और जब भी कोई चीज फोर्सेस से फ्री होती है तो वो स्टेबल मानी जाती है। ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रिंग को आपने दबा दिया, वो अनस्टेबल हो गई है, या आपने उसको पुल कर दिया, वो अनस्टेबल हो गई, बिकॉज यू हैव applied some forces, but whenever you relieve that force, that becomes stable। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अर्थ पे हम चिपके हुए हैं, बिकॉज अर्थ ने हमें पकड़ के रखा है। अगर अर्थ, सोचो, अगर अर्थ हमें पकड़ के नहीं रखती तो हम फ्री थे, और हम एक्चुअली फिर अर्थ पे नहीं रहते, हम घूमते रहते, ऐसा ही स्पेस में होता है, और हम रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होते। तो यही चीज ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज फ्री ऑफ फोर्सेस होती है तो दैट इज ट्रीटेड एज मोर स्टेबल। यही चीज उस परफ्यूम की बोतल या उस पेट्रोल की टंकी के साथ हुई। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बंधे हुए थे, अट्रैक्शन में बंधे हुए थे, जैसे आपने उनको मौका दिया कि तुम जा सकते हो तो दे बिकम फ्री, और वो जितना ज्यादा हो सकता है वो दूसरे से दूर जाएंगे, सो दैट कि मिनिमम अट्रैक्शन हो एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। फोर्सेस नहीं होने चाहिए, उससे मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी। कहानी को पॉजिटिवली लेना, क्योंकि कभी कभी बच्चे इस बात को गलत अंदाज में भी ले लेते हैं कि सर फिर तो अगर बॉन्ड बनेगा तो चीजें जुड़ जाएंगी तो अनस्टेबल हो जाएंगी। नहीं, अभी हम उन बॉन्ड के जुड़ने के अंदर चलने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने वाला है, वो समझाने जा रहा हूं। तुमने एटम को जरूर जुड़ते हुए देखा, लेकिन उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनको फील करना, तो तुम्हें लगेगा कि हो सकता है कि एक नजरिए से एटम तो जुड़ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नजरिए से देखोगे तो शायद स्टेबिलिटी बढ़ गई। वो कैसे, वो समझाने जा रहा हूं। ये जो थ्योरी है, इसके अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया में जितना इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ जाता है, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उस क्लास में वो बच्चे बैठे थे, एक दिन मैंने कहा चलो आज फन डे मनाते हैं, आप क्लास में मस्ती मारो। वो क्लास में मस्ती मार रहे थे, कूद रहे थे, फांद रहे थे। एक अपना बैग में बॉल लेकर आया था, वो बॉल फेंक दी, उसने पकड़ ली, उसने कैच किया, तो कमरे में खेल रहे हैं, मार बदमाशी मचा रहे हैं, कर रहे हैं। अब ऐसा हर सैटरडे को एक फन डे होता है, क्लास में बढ़िया मस्ती होती है, ये होती है, वो होती है, वो होती है। एक दिन मैंने अनाउंसमेंट करी कि काम करते हैं यार, वो क्लास भी फंडे मना रही है और ये क्लास भी फंडे मना रही है, काम करते हैं बीच की दीवार हटा देते हैं। उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। ऐसा होता था कोटा में, वहां पे बच्चे जो होते थे, वो हम वहां पे एक फंडे करके एक डे मनाते थे। तो उसमें ऐसा होता था कि बस क्लास के अंदर बच्चा एक गाना गा रहा है, टीचर ने गाना गा दिया, मिमिक्री कर दी, ऐसा मस्ती आती थी। एक बार क्या होता था कभी कभी कि उस क्लास के बच्चों को भी इधर ही बुला लो यार तुम, तो समथिंग लाइक दैट। तो वो उस दिन बच्चों को एकदम जैसे ही स्टेटमेंट में बोलता था, अरे एकदम खुश हो जाते थे। मैं वही चीज आपसे कहना चाहता हूं कि मान लो एक क्लासरूम है और एक और क्लासरूम है, दोनों के बीच की दीवार हटा दी तो क्लासरूम बड़ा हो गया। पहले आप मस्ती क्या कर सकते थे, इसी क्लासरूम में घूम सकते थे इधर उधर उधर। जैसे मैंने दीवार हटा दी, तब आप यहां पर और वहां पर दोनों जगह घूम सकते हो। क्या आपके घूमने का दायरा बढ़ गया? और अगर आपके घूमने का दायरा बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। इस स्टेटमेंट को, अपनी चीज को बिल्कुल पक्का याद करके रख लो, ये बार बार काम में आएगी। जितना इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ता है, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑलमोस्ट देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस, देयर आर सेवरल एग्जांपल इन आवर केमिस्ट्री जो कि इस बात को प्रूव करते हैं। जैसे कि पहला जो प्रूव होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन से होता है। कैसे प्रूव होता है अभी बताता हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन से। दूसरा ऐसा ही चीज प्रूव होती है जिसको अपन हाइब्रिडाइजेशन के नाम से आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें भी यही चीज प्रूव करूंगा। एक और चीज जिसको आगे जाके हम रेजोनेंस के नाम से जानेंगे, उसमें भी यही होता है। आगे आप लोगों ने अब तक पढ़ भी लिया है ये चीज, एक्सचेंज पेयर। एक्सचेंज पेयर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप लोगों ने याद है ऐसा कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में भी पढ़ा था कि जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होते हैं उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। याद है? सोचो ना, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एक्सचेंज पेयर का, ये मैंने इलेक्ट्रॉन रखे एक एक एक, दूसरा अगर मैंने एग्जांपल रखा एक एक और तीसरा एग्जांपल मैंने रखा एक एक और एक, आप कहोगे सबसे स्टेबल ये। क्यों कहोगे? इसलिए कहोगे क्योंकि ये px का ऑर्बिटल और py और pz, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। और आप कहते हो जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होते हैं उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या सोचा था जब आपने ये बात पढ़ी थी? कुछ नहीं सोचा ना, बस आपने तो सोच, हाँ ऐसा होता होगा। पर सोचो, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होते हैं स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या यही तो मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ता है। क्या वो px के अलावा py और pz पर भी जा सकता है? लेकिन यहां पर केवल ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, ये एक्सचेंज नहीं कर सकता ड्यू टू अपोजिट नेचर, नहीं करेगा एक्सचेंज। इसी तरह से ये अप स्पिन वाला अप स्पिन से एक्सचेंज कर सकता है, लोअर स्पिन से एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम एक्सचेंज यहां पर हो रहे हैं, इसलिए दिस इज द मोस्ट स्टेबल क्राइटेरिया। अरे हाँ या ना? तो आप देखेंगे कि इन सभी एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन के घूमने का क्राइटेरिया, दायरा बढ़ता जा रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जैसा कि बॉन्ड फॉर्मेशन, वो भी सिखाता हूं। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे। अचानक इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन को देखा, और अचानक जैसे इसने इसको देखा तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें और इसके इलेक्ट्रॉन इसमें घूमने लग गए। क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ गया? एटम जरूर मिल गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो थे उनके घूमने का दायरा क्या हो गया? बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या जो बात मैं कह पा रहा हूं समझ में आ रही? Yes, sir. हम जनरली अगर बात करेंगे तो हम जो बॉन्ड की बात करते हैं, दो तरह के बॉन्ड की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। आयोनिक बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका स्टेबिलिटी का जो रीजन होता है, स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी से आती है। किससे आती है? लैटिस एनर्जी से। आयनिक बॉन्ड को कंपनसेटिंग एनर्जी कौन देता है? लैटिस एनर्जी। सिखा रखा है मैंने आपको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के पास आएगा, एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज द रीजन जिससे आयनिक बॉन्ड बनता है। अगेन स्टेबिलिटी का रीजन कौन है? लैटिस एनर्जी। दूसरा कोवलेंट बॉन्ड के लिए अभी मैंने बताया, उसकी स्टेबिलिटी का जो रीजन है वो हिंदी में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के घूमने 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 या घूमने, क्या होता है? घूमने घूमने का दायरा
दायरा, बढ़ना, 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 ऐसे कुछ होता है। हिंदी मुझे ज्यादा अच्छी आती नहीं है। इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ना, इन सब चीजों को अगर मैं एक ही शब्द में कहना चाहूं तो मेरे पास एक वर्ड है, नाम है MOT। नाम तो सुना ही होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज द लेटेस्ट थ्योरी फॉर केमिकल बॉन्ड्स, जो कि हमारे सिलेबस में होती है, हम लोग पढ़ते हैं। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर वेव्स, और वहां पर हम वेव इंटरेक्शन से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन को स्टेबलाइज या बॉन्ड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई करेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा जो बढ़ जाता है और वो दायरा बढ़ने से स्टेबिलिटी आती है। तो अल्टीमेटली रीजन फॉर द स्टेबिलिटी क्या होगा, रीजन फॉर द केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म क्या होगा, दैट इज लोअरिंग ऑफ एनर्जी। क्या ये बात मेरी सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके बेसिस पर एक इंडिकेटिव ग्राफ बनाया जाता है। 5-7 मिनट और दूंगा क्लास। एक इंडिकेटिव ग्राफ बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक एटम है, वो एटम दूसरे एटम के पास आ रहा है, ये एटम के बीच में डिस्टेंस है D1, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो हमने कहा कि कुछ कंडीशन ऐसी सी हो गई, चाहे इसमें ओवरलैप मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, मेरा मोटिव ओवरलैप दिखाना नहीं है, बिकॉज मैं अभी ना कोवलेंट बॉन्ड ना आयनिक बॉन्ड इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा, बस मैं दोनों को पास पास दिखाना चाह रहा हूं। तब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज D2। लेकिन ये एक दूसरे के पास आ रहे थे और कुछ ज्यादा ही पास आ गया। ऑफकोर्स ऐसा ही होता है, जब ये बॉल ली और मैंने इसको दीवार पे फेंकी तो क्या होता है, दीवार पे से टकरा के आ जाती है, थोड़ा सा और दब के फिर बाहर आती है, और ज्यादा पास आती है फिर बाहर आती है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि ये एटम दूसरे एटम के कुछ ज्यादा पास चला गया। दिस इज D3, दिस इज कंडीशन D3। ये जब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रह गया, D3। हम मानते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन है। बाकी ये और ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज नोन एज एटॉमिक कंडीशन। ये तब है जब ये दोनों एटम्स हुआ करते थे ये अलग अलग, एंड दिस इज नोन एज क्रिटिकल कंडीशन। ये क्या कहलाएगी, क्रिटिकल कंडीशन। व्हाट इज क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन का मतलब यहां मामला बिगड़ गया। इस चीज को ग्राफ के फॉर्म में समझाने की कोशिश की गई है। दिस इज जस्ट अ इंडिकेटिव ग्राफ, प्लीज कीप इन माइंड, ये सिर्फ एक इंडिकेटिव ग्राफ है। इस बात को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैं इसका शेप हाइपरबोला बना रहा हूं या पैराबोला बना रहा हूं या स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं या कर्व बना रहा हूं, इस बात को प्लीज नजरअंदाज करें बिकॉज दिस इज जस्ट अ इंडिकेटिव ग्राफ। ठीक है, हम इस ग्राफ को बना रहे हैं बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जहां पर नेगेटिव है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। साइंटिस्ट का कन्वेंशन है कि जो चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं उन सभी की पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कम होनी चाहिए, कम नेगेटिव मानी जाती है। जितनी कम हो जाएगी और स्टेबल, बट दैट इज टेकन एज द नेगेटिव वैल्यू। तो हमने कहा कि ये जो कंडीशन है दिस इज ए कंडीशन। इस समय पर यहां जो ग्राफ में चीज ली गई है दिस इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको उन्होंने क्या लिया है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब आप देख सकते हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी, ये बड़ी मतलब ये है। इस समय इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा बड़ी थी, D1 डिस्टेंस थी, तो एटम दूर दूर थे। फिर एटम एक दूसरे के पास आए तो डिस्टेंस कम हो गई, जब एक दूसरे के पास आए तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो देखो चीजें पास पास आती जा रही है, स्टेबिलिटी आती जा रही है, तो ये ग्राफ नीचे जाएगा, ये ग्राफ नीचे जाएगा और फिर ऐसे ऊपर चल जाएगा। एक्सप्लेन करता हूं अभी आपको कैसे। जो ये पॉइंट है दिस इज बी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। इस समय इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी है, D2। उसके बाद D3 डिस्टेंस, इनमें से किसी को भी D3 मान लो, एनीथिंग व्हिच इज लेसर देन D2 कैन बी टेकन एज D3। ये जो A है दैट इज नोन एज एटॉमिक, A फॉर एटॉमिक, ये एटॉमिक कंडीशन है। ये जब एटम हुआ करते थे ये एटॉमिक कंडीशन है। इस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थे वो ज्यादा थे फोर्स ऑफ रिपल्शन से। तो एक बच्चे ने पूछा सर ये क्या है, रिपल्शन अट्रैक्शन कब से होने लगे? तो इस बात को समझाने के लिए मैंने एक एटम बनाया, न्यूक्लियस बनाया और इलेक्ट्रॉन बना दिया।
ऐसे ही एक और एटम बनाया, न्यूक्लियस बनाया, इलेक्ट्रॉन बना दिया। मैंने कहा इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है या रिपल्सिव है? आंसर इज रिपल्सिव। रिपल्सिव है तो इनको अपोजिट एरो ऐसे और ऐसे दिखा देता हूं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। वैसे ही इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्सेस हैं, अपोजिट दिखा देता हूं। लेकिन एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फोर्सेस में दिखाना चाहता हूं, तो यहां से यहां ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वैसे ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो देयर आर सेवरल अट्रैक्शन फोर्सेस, देयर आर सेवरल रिपल्शन फोर्सेस। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है रिपल्शन फोर्सेस से, जबकि यहां पर ऑलमोस्ट माने जाते हैं कि अट्रैक्शन फोर्सेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहां पर ऑलमोस्ट कौन से फोर्सेस हो गए हैं बराबर? अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑलमोस्ट बराबर हो गए हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी कंडीशन राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज नोन एज क्रिटिकल कंडीशन। ये जितनी भी कंडीशन है, दिस इज सी पॉइंट, ये सब सी पॉइंट है, दिस इज नोन एज क्रिटिकल कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? क्रिटिकल। ये सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं, ये सब क्रिटिकल कंडीशन में यहां लिख रहा हूं, दिस इज क्रिटिकल कंडीशन। क्योंकि इसके बाद जब ये ग्राफ यहां से यहां आएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, यहां से यहां आएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन जब ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहां पर आके रुक जाता है। दिस इज सो कॉल्ड आइदर बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन या मोस्ट स्टेबल कंडीशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने कहा कि दो एटम्स हैं, एक दूसरे से दूर दूर है, अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे के पास आए, पास आ गए, बॉन्ड बन गया, अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा पास आएंगे रिपल्शन हो जाएगा, फिर दूर चले जाएंगे। तो कितना दूर जाएंगे? इतना दूर। तो यहां से लेकर यहां तक इक्विलिब्रियम ही होता रहता है, आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर होगी? अब इस तरह का ग्राफ जब आप किसी किताब में देखते हैं, या इस तरह का ग्राफ जब आप किसी पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं एनसीईआरटी में देखते हैं, तो आपको लगता है अरे यार ये क्या ग्राफ है, समझ में ही नहीं आ रहा है। जबकि इस ग्राफ का मेजर जो रोल है वो ये समझाने का है कि एक एटम दूसरे एटम के पास जब आ रहा है, तो इट्स फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। सिर्फ किसके लिए आ रहा है? स्टेबिलिटी। पुराने जमाने में स्टेबिलिटी को समझाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से सिखाया गया था। लेकिन आज की तारीख में हम, जैसे इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ना एंड ऑल, ये सब चीजें और एडवांस हो गई हैं, जिसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही सिखाया जाए, अब वेव इंटरैक्शन से भी सिखा सकते हो। बोलो यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को ये समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। ठीक है। इसके जस्ट बाद अब हमें पढ़ना क्या है? इसके जस्ट बाद हमें पढ़ना है कि कितने तरह के बॉन्ड्स हमें एक एक करके देखने हैं। उसमें पहले बिल्कुल क्या कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी लेवल पर आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कैसे बनता है, वो सीखेंगे इंट्रोडक्टरी लेवल पर। फिर दोनों की अलग अलग दिशाएं कट जाएंगी। आयोनिक बॉन्ड की डिटेल्ड थ्योरी होगी, कोवलेंट बॉन्ड की डिटेल्ड थ्योरी होगी। पहले कोवलेंट बॉन्ड की डिटेल थ्योरी ली जाती है, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन ये पूरे सिखाया जाता है, सो दैट कि आपको कोवलेंट बॉन्ड अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद वापस से आयनिक बॉन्ड को ओपन किया जाता है। पहले दोनों का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया जाता है, सो दैट कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कि कोवलेंट और आयनिक होते क्या हैं। ये इंट्रोडक्टरी होने के बाद में फिर हम डिटेलिंग चालू करते हैं, पहले कोवलेंट की डिटेलिंग, फिर आयनिक की डिटेलिंग। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस परफेक्टली क्लियर? एनीथिंग जो आपको लग रहा है कि मुझसे पूछनी है, ये नोट्स मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा। यहां तक जो समझाया वो सभी बच्चों को परफेक्टली क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। यस सर। ठीक है, तो अपन मिलते हैं इसके बाद अगले टर्न के ऊपर, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।